बाद बाकी ठीक है। 12th तक सबको समझ आ गई है? यस मैम। ठीक यस मैम। ठीक है, 13 पे चलते हैं। Which of the following channels are responsible for establishment of resting membrane potential? अच्छा, अब मेम्ब्रेन, आपके पास कोई सेलुलर मेम्ब्रेन है, उसके अराउंड जो कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस होंगे, कुछ इंट्रा सेलुलर आयंस होंगे, उनकी जो कंपोजिशन ऐसी होती है कि कुछ आयंस बाहर ज्यादा हैं, कुछ आयंस अंदर ज्यादा हैं, उसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब वो पोटेंशियल जनरेट होने की वजह क्या है? कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। वो कौन कौन से चैनल हो सकते हैं? पोटेशियम लीक चैनल्स हो सकते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, इस तरह वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स भी होते हैं, स्टोर कैल्शियम चैनल्स हैं, या सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है। अब हर चैनल का अपना अपना काम है। जैसे पोटेशियम लीक चैनल्स क्या करेगा कि वहां से पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर से बाहर लीक कर जाएगा। इस तरह वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स में क्या होगा कि जब वोल्टेज एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे पहुंचेगा तो वहां पर सोडियम की एंट्री, उसकी मूवमेंट अलाउ करेगा। इसलिए तो कैल्शियम चैनल्स में क्या होगा कि पर्टिकुलर वोल्टेज पे वो कैल्शियम को मूव करना अलाउ करेगा उसको। और लास्टली जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, ये जो मोस्ट कॉमन हम लोग पढ़ते हैं, कि उसमें क्या है, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, पोटेशियम की अमाउंट ज्यादा है, सेल के बाहर सोडियम की अमाउंट ज्यादा है। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है 3 सोडियम्स को बाहर और 2 सोडियम्स को अंदर मूव करता है। अब इसके अंदर हर चैनल जो है वो कोई ना कोई आयन की मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टैब्लिशमेंट कौन कर रहा होता है, तो दैट इज लीक चैनल्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लीक चैनल्स हैं वो बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन कर रहे हैं, इस्टेब्लिश भी वही कर रहे हैं। तो हमारे पास एक जनरल अगर कोई भी मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर पोटेशियम लीक चैनल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, उसमें क्या होता है जो और आपका, मैम अगर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल की होती स्टेटमेंट में तो फिर क्या ऑप्शन होता? देखो एक्शन पोटेंशियल दिया था ना, वो सोडियम को इनवर्ड उसकी मूवमेंट होती है तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो वो रिलेटेड होता है सोडियम से। लेकिन अभी हम एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, दैट वुड बी रिलेटेड टू आपके पोटेशियम लीक चैनल्स। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात थी कि जो पोटेशियम लीक चैनल्स है ना, दैट आर आल्सो परमिएबल टू सोडियम, लेकिन 100 टाइम्स मोर परमिएबल टू पोटेशियम। अगर हम इसको जनरल टर्म में बात करें तो अगर एक सोडियम को अगर वो मूव करने दे रहा है तो 100 पोटेशियम को मूव करने दे रहा है, इतनी परमेबिलिटी का डिफरेंस है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जहाँ पे कोई भी वोल्टेज, जो आप कहते हो एक्शन पोटेंशियल नहीं है, जहाँ भी कोई भी अगेंस्ट द ग्रेडियंट हम सोडियम की इनलेट मूवमेंट नहीं हो रही, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा, जहाँ पे सिर्फ एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो वो रिलेटेड किससे है? आपके पोटेशियम लीक चैनल से। ठीक है, आपको समझ आ गई जो पूछ रही थी? यस मैम। ठीक है, अच्छा। 14 क्वेश्चन में देखें कि हार्ट रेट इंक्रीजेज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंडीशंस एक्सेप्ट, कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, वो कह रहा है हार्ट रेट इंक्रीज करती है हर कंडीशन में एक्सेप्ट फॉर द वन। अब जो वन जिसमें नहीं कर रही हार्ट रेट इंक्रीज वो कौन सा है? पहली क्या ऑप्शन है? फाइट, सेकंड इज एक्साइटमेंट, थर्ड इज स्लीप, एंड डेल्टा इज एक्सरसाइज। तो देखो फाइट के दौरान क्या होता है, वो तो एक जनरल सी कॉन्सेप्ट है कि फाइट और फ्लाइट वाली जो आपकी कंडीशन है उसके अंदर हार्ट रेट इंक्रीज करता है ताकि आपकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, हार्ट रेट आपका इंक्रीज होगा तो पंपिंग इंक्रीज होगी। हार्ट रेट फाइट की मूवमेंट में इंक्रीज करती ही करती है, इस तरह एक्साइटमेंट में भी आपकी हार्ट रेट इंक्रीज करती है। अगर हम ठीक है डेल्टा में एक्सरसाइज की भी बात करें, अगेन मस्कुलर एक्टिविटी क्योंकि इंक्रीज है, ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा चाहिए, तब भी हार्ट रेट इंक्रीज करेगा ताकि पंपिंग एक्टिविटी इंक्रीज करे, इस तरह रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगी। तो ये 3 कंडीशन है जहां पर हार्ट रेट इंक्रीज करती है, लेकिन स्लीप वो टाइम है जहां पर आपका हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेस देन नॉर्मल होता है।
और ये इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो वहाँ पर बहुत स्लो काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो काम नहीं कर रहे, आपकी कोई मसल एक्टिविटी नहीं हो रही, आपको कोई ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा मस्कुलर जो है आपको नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाता है। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग हार्ट रेट वहाँ पर डिक्रीज़ कर जाती है। अगेन एक रीज़न ये भी है कि नर्वस स्टिमुलेशन जो है वो कम होती है जब आप सोए होते हो। तो स्लीप के टाइम पर नर्वस स्टिमुलेशन भी कम है, मस्कुलर एक्टिविटी भी कम है, तो और बाकी सारे प्रोसेस भी स्लो डाउन हुए हैं, तो हार्ट रेट वहाँ पर इंक्रीज नहीं करता। अच्छा, 15th क्वेश्चन क्या है कि 25-year-old person is subjected to strenuous exercise for 10 minutes. Which of the following parameter will remain constant before and after exercise? अच्छा, एक 25 साल का लड़का है और वो क्या कह रहा है कि उसने 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज की है। अब क्या चीज़ है जो कि एक्सरसाइज से पहले और बाद में कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने 10 मिनट के लिए बहुत सख्त एक्सरसाइज की है, तो हमारा क्या होगा? मसल्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मसल्स को मज़ीद काम करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होगी। सबसे पहली चीज़ क्या इंक्रीज़ करेगी? आपका हार्ट फास्टली एक स्ट्रॉन्ग पंप करेगा वो, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए। ऑक्सीजन कम होगी, उसको कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हुआ, ताकि मज़ीद ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आए। और ये सब करते हुए जब आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंक्रीज हुए, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया उन मेटाबॉलिक प्रोसेस की रिएक्शन के अंदर। तो आपकी अल्फा ऑप्शन की बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा करेगा चार्ली ऑप्शन रेस्पिरेटरी रेट और डेल्टा हार्ट रेट ये सब इंक्रीज कर रहे होते हैं। मतलब बिफोर अगर मैं कहूँ तो वो नॉर्मल है, लेकिन आफ्टर एक्सरसाइज दे वो ऑल भी इंक्रीज। लेकिन गट मोटिलिटी, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा, उसकी गट के अंदर कोई मोटिलिटी नहीं होगी, उसको डाइजेशन के अंदर अभी हेल्प नहीं चाहिए, बल्कि जितनी एनर्जी है वो उसको मसल्स के लिए चाहिए। तो गट की जो मोटिलिटी है वो रिमेन, इट विल बी कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज, इट विल बी कांस्टेंट। तो आपकी बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, 16th इज बाइकनकेव शेप ऑफ आरबीसीज। अल्फा ऑप्शन क्या है? कि वो क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि आरबीसीज की जो बाइकनकेव शेप है, हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आरबीसीज हैं उनकी शेप होती है बाइकनकेव। अब बाइकनकेव शेप के बाद क्या कहना चाह रहा है वो? अल्फा ऑप्शन में वो कह रहा है कि उसकी शेप अलाउ उसको करती है टू स्क्वीज थ्रू कैपिलरीज, व्हिच इज करेक्ट वन। बीटा इज ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू सराउंडिंग। ओके, चार्ली में देखते हैं इज ड्यू टू सेंट्रल पैलर जोन एंड रिलेटिवली लार्ज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एट पेरिफेरी। अच्छा देखो, ये बातें ठीक हैं कि अच्छा, चार्ली में जो उसने कहा है ना कि इसकी वजह क्या है, बाइकनकेव शेप होने की वजह क्या है, कि सेंटर के अंदर एक पेल सा रीजन है और साइड पे हीमोग्लोबिन है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसकी वजह नहीं है। बाइकनकेव शेप होने की वजह कुछ और होती है। एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन मसल मायोसिन 2। ठीक है, नॉन मसल मायोसिन 2, NMM2 भी बोलते हैं इसे। इसकी वजह से बाइकनकेव शेप होती है उसकी। ठीक है, तो सिंस ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, रीजन ये नहीं है, इवन दो स्टेटमेंट ठीक है कि सेंटर का रीजन पेल होता है और हीमोग्लोबिन साइड पे कंसंट्रेटेड होती है, लेकिन रीजन इसकी वजह नहीं है ये। तो अल्फा ऑप्शन वुड बी करेक्ट कि जो बाइकन केव शेप है इसकी वजह से वो इजीली कैपिलरीज के अंदर पास कर जाता है, स्क्वीज करेगा पास कर जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर उसकी शेप डिफ चेंज हो जाती है तो वो रप्चर कर देगा कैपिलरीज को। बाइकनकेव शेप का सिग्निफिकेंस ये है कि वो आराम से स्क्वीज करके कैपिलरीज के पास, कैपिलरीज के थ्रू पास कर जाएगा। तो 16 का अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा जी, 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग आर एक्सचेंज वेसल्स? आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्यूल्स या वेना केवा? अच्छा, क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से कौन सी वेसल है जहां पर एक्सचेंज होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन अगर वो ब्लड लेकर आ रहा है और टिश्यू को सप्लाई करना है और टिश्यू से मेटाबॉलिक वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस जाना है, तो ये जो एक्सचेंज हुआ ये कौन से लेवल पर होगा? आर्टरीज में नहीं होगा, आर्टरीज थिक होती हैं। कैपिलरीज सिर्फ वन सेल थिन होती हैं। ठीक है, मतलब उसकी थिकनेस कितनी है? सिर्फ एक सेल। तो यहाँ पर इजीली एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेन्यूल्स। वेन्यूल्स किसे कहते हैं? जैसे आर्टरी जो हैं वो डिवाइड करके आर्टीरियोल्स बनाएंगी, वो नेक्स्ट कैपिलरीज बनाएगा। कैपिलरीज से आगे वेन्यूल्स बनेंगी, वो आगे वेन्स बनाएंगी और फिर वो वेन्स वीना केवा में जाएंगी। तो अगर हम बात करें कि एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है, एक्सचेंज के लिए देखो ना,
एक्सचेंज के लिए आपको एक पतली सी दीवार चाहिए, बारीक सी दीवार हो कि आराम से एक्सचेंज हो जाए वहाँ पे, तो एक्सचेंज आपका होगा कैपिलरीज के अंदर। नेक्स्ट उसके सिर्फ वेन्यूल्स आता है, वहाँ भी नहीं होगा, वेना केवा के अंदर भी नहीं। जो बाकी है ना कैपिलरीज के अलावा ऑप्शंस, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही है, उनका काम ये है। जो कैपिलरी है वहाँ पर एक्सचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैम 18 आर्टेरियोल्स भी एक्सचेंज करते हैं। जी। आर्टेरियोल्स। देखो आर्टेरियोल्स की अगर हम बात करें थिकनेस की, आर्टरी से कम है, लेकिन अगर प्रेशर इंक्रीज है ना काफी, तो हम एक एक्सेप्शनल केस मान सकते हैं। लेकिन कैपिलरीज के अंदर जनरली जो आपकी जितने भी एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है, और रीजन यही है कि उसकी थिकनेस, अगर आर्टेरियोल्स की बात करें वो थिकर देन कैपिलरीज हैं, अगर वो भी होती तो हम उसमें भी कैपिलरीज को ऑप्शन मार्क करते हैं, क्योंकि कैपिलरीज की थिकनेस सबसे कम है, वहां पे एक्सचेंज सबसे ईजी है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, 18th क्वेश्चन इज एंटीरियर पिट्यूटरी डज नॉट प्रोड्यूस व्हिच हार्मोन। अल्फा में अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पैराथॉर्मोन नहीं करता। चार्ली ऑप्शन में वो कह रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको एफएसएच कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच ये भी प्रोड्यूस करता है। डेल्टा ऑप्शन में डोपामीन भी प्रोड्यूस करता है। आपकी गार्टन के अंदर ये सारे हार्मोन्स मेंशन हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, उसके अंदर डोपामीन भी आता है, लेकिन पैराथॉर्मोन नहीं आता। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, कि एंटीरियर पिट्यूटरी से पैराथॉर्मोन रिलीज नहीं होता, बल्कि पैराथॉर्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर इज बीटा। ओके, नेक्स्ट इज 19, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंड्रोजन। अच्छा, एंड्रोजन कौन से होते हैं। एंड्रोजन बेसिकली वो हार्मोन्स होते हैं जो कि एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, और ये वो हार्मोन्स हैं जो कि एक मैस्कुलाइन इफेक्ट देते हैं। जैसे अगर हम और होते मेल और फीमेल दोनों के अंदर है, ठीक है। ये चीज भी अगर एमसीक्यू में आ जाए तो याद रखना कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर एंड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेल के अंदर जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए है, और फीमेल के अंदर इसका रोल क्या है। अगर हम एक कॉमन एग्जांपल लें तो जो प्यूबिक हेयर या एक्सिलरी हेयर है उनकी ग्रोथ भी किस वजह से होती है, एंड्रोजन की वजह से होती है। तो ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। और इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, टेस्टोस्टेरॉन। एक आपकी बुक के अंदर बहुत एक फेमस एग्जाम्पल लिखी हुई है, डी हाइड्रो एपी एंडोस्टीरॉन, डिहाइड्रो एपी एंडोस्टीरॉन विच इज ऑल्सो वन ऑफ द एंड्रोजन्स। अभी जो ऑप्शंस में हम देखें तो पहले में लिखा है टीएसएच, सॉरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं, सेकंड लिखा है टेस्टोस्टेरॉन, दिस इज एंड्रोजन, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर कोर्टिसोल लिखा है, ये भी एड्रीनल हार्मोन है लेकिन इट इज नॉट एन एंड्रोजन। नेक्स्ट इज डेल्टा इंसुलिन विच इज अगेन नॉट एन एंड्रोजन। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन, टेस्टोस्टेरॉन इज एंड्रोजन। ओके, 20 MCQs क्या पूछ रहा है, कलर विजन इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ। जो आपको कलर विजन है, जो रंगीन चीजें नजर आ रही हैं आपको सुबह के टाइम, दिन के टाइम जो आपको चीजें नजर आ रही हैं जिसे आप देख रहे हो, वो किसका प्राइमरी फंक्शन है। रोड्स का, कोन्स का, बाइपोलर सेल्स का, एमाक्राइन सेल्स का। तो इसमें देखो रोड्स आपकी जो है ना डार्क विजन, नाइट विजन जिसे हम कहते हैं, कि अंधेरे में जो हम चीजें देख, बिल्कुल मध्यम सी रोशनी हो या अंधेरा हो और हल्की सी रोशनी में आप दिन को नजर आ रहा होता है, दैट इज ड्यू टू रोड्स। लेकिन जो आपको दिन के अंधेरे उजाले के अंदर आपको नजर आ रहा है ना, रोशनी में चीजें आपको नजर आ रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ कोन्स। कलर विजन इज ड्यू टू कोन्स। जो बाकी दो सेल्स लिखे हुए हैं ये इंटरन्यूरॉन्स हैं। इंटरन्यूरॉन्स का मतलब होता है कि एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के दरम्यान का समझ लिया ब्रिज है, ठीक है। तो ये किस किस को कनेक्ट कर रहा होता है, एमेक्राइन सेल्स कर रहे होते हैं बाइपोलर को और गैंग्लियन सेल्स को, उनके दरम्यान एक इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। और बाइपोलर अगेन वो क्या करते हैं कि बाहर जो फोटो रिसेप्टर्स हैं और अंदर गैंग्लियन सेल्स हैं उनके दरम्यान एक इंटरन्यूरॉन होते हैं। तो बेसिकली ये दो इंटरन्यूरॉन्स के नाम दिए हुए थे। आपका कंसर्न जो है दैट इज बीटा ऑप्शन विच इज कोन्स, कि आपको जो कलर विजन है, जो आपको नजर चीजें आती हैं कलरफुल, दैट इज बिकॉज ऑफ कोन्स। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब कौन सा सेंटर है जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट नहीं होता, रेस्पिरेटरी सेंटर, डिग्लूटेशन सेंटर, सेंटर फॉर इमोशंस या नन ऑफ दीज। अच्छा, हम नीचे से देखते हैं, नन ऑफ दीज को तो बाद में देखेंगे। चार्ली ऑप्शन में है सेंटर फॉर इमोशंस, इमोशंस का सेंटर
अगर हम इमोशंस का वर्ड आते हैं तो हमारे दिमाग में लिम्बिक सिस्टम आता है, एमिगडाला आता है, लेकिन कॉर्टेक्स में भी इसका एक पार्ट होता है। जो आपके कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब्स हैं दैट आर आल्सो रिलेटेड टू योर इमोशंस। जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो रीजन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू योर इमोशंस। बीटा में देखें डेग्लूटेशन सेंटर। अब डेग्लूटेशन सेंटर, स्वॉलोइंग सेंटर, जो चीजें स्वॉलो करते हैं हम लोग, उसका सेंटर दैट इज आल्सो समवेयर इन कॉर्टेक्स, प्री सेंट्रल गायरस में भी, पोस्ट इंफीरियर गायरस के अंदर और फ्रंटल गायरस के अंदर भी इसके सेंटर्स हैं। तो ये दोनों तो हो गए सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इसके सेंटर्स मिल गए, लेकिन जो रेस्पिरेटरी सेंटर है दैट इज इन मेडुला। आप लोग को अगर याद हो, आप लोगों ने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे सिग्नल्स आते हैं, जिसके नाम थे डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, वेंट्रल और पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर। तो दीज आर ऑल प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन वुड बी करेक्ट वन, कि which is not present in cerebral cortex, so respiratory center is not present in cerebral cortex, it is present in medulla oblongata. ठीक है जी। 22 में क्या है, which of the following statement is incorrect regarding skeletal muscles? कौन सी स्टेटमेंट है जो कि skeletal muscles के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, गलत लिखी हुई है, क्या है? पहली बात, वॉलंटरी एक्शन। जी, skeletal muscles का वॉलंटरी एक्शन होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक है ये। एक्टिन एंड मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जी ठीक है, ऑप्शन है कि एक्टिन और मायोसिन ही उनकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। कार्मोड्यूलिन इज रेगुलेटरी प्रोटीन, इनकरेक्ट। चार्ली ऑप्शन आपका आंसर है, क्योंकि उसने पूछा है विच इज इनकरेक्ट, तो चार्ली इज इनकरेक्ट। चार्ली इज योर आंसर। कार्मोड्यूलिन जो है इट इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। अगर किसी बच्चे को याद हो कि स्मूथ मसल सेल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैल्शियम आके ये जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कार्मिडोलिन है इसके साथ बाइंड करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि आगे मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, उसको फोस्फोराइलेट करेगा। उसकी फोस्फोराइलेशन की वजह से हेड जो है, मायोसिन हेड जो है, उसकी फोस्फोराइलेशन होगी, वो बाइंड करके क्रॉस ब्रिज बनाएंगे और इन क्रॉस ब्रिजेस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो बेसिकली चार्ली ऑप्शन इज रिगार्डिंग स्मूथ मसल सेल्स एंड नॉट स्केलेटल मसल्स, तो दिस इज योर आंसर। डेल्टा ऑप्शन में देखें तो ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइडेड मसल्स, यस स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड स्ट्राइडेड मसल्स, क्योंकि उसके अंदर वो लाइट जोन और डार्क जोन्स बनते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्राइएशंस बनती हैं। तो हमारा आंसर वाज चार्ली। 23rd में क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लाइंस इज कॉल्ड, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, कि जब हम मसल्स की बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर दो जी लाइंस हैं, दो जी लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस है सार्कोमेयर। ठीक है, मायोफिब्रिल क्या होता है, मायोफिलामेंट जो है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट जो है वो मिलके बनाते हैं मायोफिब्रिल। चार्ली ऑप्शन में साइनैप्स है। साइनैप्स क्या होता है कि जब एक नर्व सेल किसी चीज के साथ जंक्शन बना रहा है, दूसरी नर्व के साथ या मसल के साथ एक जंक्शन बना रहा है, उसको साइनैप्स बोलते हैं। और एच जोन इज हेले जोन विच इज लाइट जोन। ये भी पार्ट मसल का है, लेकिन जो दो एडजेसेंट जी लाइंस का डिस्टेंस है उसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा बीटा। अच्छा, नेक्स्ट इज 24, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल? कौन सी कार्डियक मसल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑटोमेटिसिटी, ये क्या होती है? ऑटोमेटिसिटी का मतलब होता है कि एक सेल है जो कि खुद ब खुद डिपोलराइज हो रहा है स्पॉन्टेनियसली और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक है कार्डियक सेल का, कार्डियक मसल का। बीटा है रिदमिसिटी, जो ऑटोमेटिसिटी में हमने बात की कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन रही है स्पॉन्टेनियसली, डिपोलराइजेशन हो रही है, अगर वो रेगुलर इंटरवल के साथ हो रही है उसको हम बोल देते हैं रिदमिसिटी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कार्डियक मसल्स की। चार्ली ऑप्शन में वो बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है कि एक फाइबर शॉर्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसकी एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कार्डियक मसल्स की भी एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डेल्टा ऑप्शन में है टोटल नर्वस कंट्रोल। टोटल नर्वस कंट्रोल नहीं होता। हमें पता है कि हार्ट के अंदर कैसे इम्पल्स जनरेट होती है, उसका अपना पेस मेकर होता है एसए नोड। तो टोटली वो डिपेंड नहीं कर रहा होता हार्ट के ऊपर, एसए नोड उसके अंदर इम्पल्स जनरेट कर रहा होता है। पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एसए नोड, वहां पर जनरेशन होती है खुद ब खुद। तो इट डज नॉट टोटली डिपेंड ऑन नर्वस सिस्टम, तो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल नर्वस कंट्रोल नहीं होता उसमें। अगर आपको ये चीज याद हो, हमने पहले एक दफा डिस्कस किया था कि मायोजेनिक होते हैं वो सेल्स, हार्ट के सेल्स मायोजेनिक होते हैं। मायोजेनिक का मतलब यही होता है कि वो टोटली नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, और इसका एविडेंस है
है कि थर्ड वीक, जब फीटल लाइफ के अंदर थर्ड वीक के अंदर ना आपका हार्ट बीट करना शुरू कर देता है, और वो ऐसा टाइम होता है जब आपका नर्वस सिस्टम अभी तक डेवलप भी नहीं हुआ होता कंप्लीटली। तो आपके नर्वस कंट्रोल के बगैर ही, किसी भी हेल्प के बगैर ही आपका हार्ट जो है वो बीट करना शुरू कर देता है। ओके, 25th इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल रिप्रेजेंट्स वन हार्ट बीट ऑन ईसीजी। अच्छा जी, ईसीजी में PQRST वेव्स बनती हैं। अब हर वेव का जो इंटरवल है उसका मीनिंग अलग अलग होता है। अगर हम एक एक करके देखें तो QT वेव है सबसे पहले। QT वेव का मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये एक वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये वो इंटरवल है, QT वो इंटरवल है जब एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। बीटा ऑप्शन क्या है, PR। अच्छा, बीटा और डेल्टा है ना एक ही चीज के नाम है, PR और PQ एक ही चीज के नाम है। इसमें क्या होता है, इट इज एन इंटरवल between beginning of electrical excitation of atria and beginning of excitation of ventricles। यानी अभी एक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, एक्साइट हुआ है, ठीक है, उसकी जो शुरुआत है, उसकी जो बिगिनिंग है, वहां से लेकर जो वेंट्रिकल की एक्साइटेशन की जो बिगिनिंग है वहां तक के जो डिस्टेंस है, वहां तक का जो इंटरवल है, दैट इज PR या PQ, सेम चीज के नाम है। जो चार्ली ऑप्शन रह गई RR, यानी एक R से लेके दूसरे R तक का जो इंटरवल है, दो सक्सेसिव R का जो इंटरवल है, ये बेसिकली वन हार्ट बीट को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। वन हार्ट बीट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा होता है, R to R इंटरवल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या चीज है, 26th, within physiological limits the heart pumps all the blood that returns to it by the veins। यानी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स को अगर हम मद्देनजर रखें तो हार्ट के अंदर जितना भी वेन्स के थ्रू ब्लड आएगा वो सारे का सारा हार्ट जो है वो पंप कर देगा। तो दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शंस पढ़ें अगर हम, अल्फा इज लॉ ऑफ टेंशन, ये फिजिक्स का लॉ है, इसको आप रहने दो। बीटा ऑप्शन ऑल और नन प्रिंसिपल, हमें पहले कभी अगर किसी बच्चे को याद हो, मसल्स के अंदर क्या होता है कि या तो सारे का मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वरना नहीं करेगा, ठीक है, ऑल है या नन है। तो इट इज ऑल और नन प्रिंसिपल क्या है कि या तो एंटायर जो चीज है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी वरना कोई भी एक सिंगल फाइबर नहीं करेगा। तो दिस इज ऑल और नन प्रिंसिपल। तो ये स्टेटमेंट इसको तो नहीं शो करी। चार्ली ऑप्शन में फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म लॉ जो है ये चीज इसको शो करी है। ये लॉ क्या होता है कि हार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल हम कहें कि अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है, हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, जितना भी ब्लड है बॉडी से वापस सारे का सारा थ्रू द वेन्स हार्ट के अंदर चला गया। अब हार्ट जो है वो डिपेंड, उसकी जो कंट्रैक्शन है वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न, वीनस रिटर्न पे। ठीक है, अगर वीनस रिटर्न ज्यादा है हार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारे का सारा जो ब्लड है उसको पंप आउट कर देगा। लेकिन अगर कम है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। तो it depends on the venous return। तो this statement basically is a statement of Frank Stirling law। डेल्टा में पॉइलीज हेजन्स लॉ है, उसमें क्या होता है, ये बेसिकली अगर किसी को याद हो वो फिजिक्स का एक वो बड़ा है, ओहम्स लॉ, V=IR। उसी के एनालॉगस अगर हम बारे में बात करें तो होता है कि इट इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, फ्लूइड रेजिस्टेंस एंड फ्लूइड रेट। तो V=IR वाले रिलेशन को ही शो कर रहा होता है ये। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। ठीक है, नेक्स्ट इज diabetes insipidus differs from diabetes mellitus in having involvement of। स्टेटमेंट क्या है कि डायबिटीज इंसिपिडस और मेलाइटिस के अंदर डिफरेंस क्या है, और कुछ ऐसा उसने हमने यहाँ पे ढूंढना है जो कि इंसिपिडस में होगा और मेलाइटिस में नहीं होगा। ठीक है, स्टेटमेंट की ये सेंस है। अब देखो इंसुलिन तो वो मेलाइटिस में है लेकिन इंसिपिडस में नहीं है, हमने कुछ ऐसा फाइंड करना है जो कि इंसिपिडस के रिलेटेड है। तो बीटा ऑप्शन इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर होता है क्या बेसिकली कि ADH जो है उसकी सिक्रीशन कम होती है, वो बिल्कुल एब्सेंट होता है। अब उसकी एब्सेंस की वजह से क्या होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन की एब्सेंस की वजह से लार्ज अमाउंट और डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा कि डायबिटीज इंसिपिडस जो है इट इज रिलेटेड टू ADH। बाकी जो चार्ली और डेल्टा ऑप्शन में टेस्टोस्टेरोन और विटामिन D है
वो दोनों से रिलेटेड नहीं है, तो उनको तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया। इंसुलिन और एडीएच में से किसी ऐसे को सिलेक्ट करना था जो कि इंसिपिडस में इन्वॉल्व है लेकिन मेलाइटस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो दैट इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट इज 28, which of the following hormone increases the body metabolic rate? बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को, बॉडी के जितने फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उनको कौन कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है? पहली ऑप्शन इज पिट्यूटरी। नो। पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एफएसएच, एलएच, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन्स हैं। तो इनका तो अपना पर्टिकुलर फंक्शन है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू बीएमआर, बेसिकली जो आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट है। जीआईटी के हार्मोन्स, ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? स्टमक से गैस्ट्रिन है, इंटेस्टाइन से सेक्रेटिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है। इसके अलावा ये भी, इनका फंक्शन भी, इट इज नॉट रिलेटेड टू बॉडी मेटाबॉलिक रेट। चार्ली ऑप्शन में थायराइड हार्मोन जो है, ये बेसिकली आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मम्मा थोड़ा लिक्विड करोगी फिर थोड़ा ये बताएं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि पिट्यूटरी हार्मोन के अंदर जब टीएसएच रिलीज हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो उससे बॉडी मेटाबॉलिक रेट क्यों नहीं इंक्रीज करेगा? तो टीएसएच से क्या होता है? टीएसएच से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा होता है, ठीक है। बॉडी मेटाबॉलिक रेट को कौन इनहेंस कर रहा होता है? वो थायराइड हार्मोन खुद डायरेक्ट कर रहा होता है। तो इसका आंसर इज चार्ली, थायराइड हार्मोन्स। और सेक्स हार्मोन्स का, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उसका मेटाबॉलिक रेट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका सेक्सुअल कैरेक्टर से ताल्लुक होता है। तो बॉडी मेटाबॉलिक रेट इज इंक्रीज बाय थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि which of the following factors शिफ्ट करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व को टू द राइट? अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कर्व है दैट शिफ्ट्स टूवर्ड्स राइट। उसमें क्या क्या आते हैं? जो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, या 2,3 बीपीजी यानी बिस फॉस्फोग्लिसरेट की अमाउंट इंक्रीज करेगी, तो वो जो कर्व है वो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन दी हैं, तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज 30th MCQ क्या है कि which of the following correct clotting factor does not take part in extrinsic mechanism of coagulation? जो ब्लड कोएगुलेशन है वो दो तरीके से है, एक इंट्रिंसिक भी है, एक एक्सट्रिंसिक भी है। अभी वो किसका पूछ रहा है? एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म का पूछ रहा है। इसमें कौन कौन सा फैक्टर जो है वो पार्ट नहीं लेता, वो पूछ रहा है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर ना, ये आपको उल्टे सीधे नंबर्स नजर आ रहे हैं, मैं आपको नंबर्स बताती हूँ, हर एक का नंबर नोट कर लो। अल्फा में लिखा हुआ है लेबाइल फैक्टर, ये होता है फैक्टर 5। बीटा में लिखा हुआ है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, ये होता है फैक्टर 10। चार्ली में लिखा हुआ है कैल्शियम विच इज फैक्टर 4, एंड डेल्टा में क्रिसमस फैक्टर है विच इज फैक्टर 9, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लो, इनके नंबर मैं दोबारा कर देती हूँ। अल्फा में जो है लेबाइल इज 5, बीटा में स्टुअर्ट पावर फैक्टर इज 10, चार्ली इज फैक्टर 4 एंड डेल्टा इज फैक्टर 9। तो कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता एक्सट्रिंसिक में? दैट इज क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर नंबर 9। फैक्टर 9 is not involved in extrinsic, it is involved in intrinsic mechanism। ये नंबर नोट कर लेना आप लोग सब। अच्छा जी, 31th MCQ पे आ गए जी हम। 31th MCQ क्या है? मोस्ट ऑफ बॉडीज कंट्रोल मैकेनिज्म आर रेगुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैशन? हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर चीजें जो है ना वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू चल रही होती हैं। इसमें क्या है? पॉजिटिव फीडबैक, पहला ऑप्शन